हे गाइस, दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और लेजिट अगर हम फुटबॉल वर्ल्ड की बात करें ना, तो भाई काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई हैं। चाहे हम रियल मैड्रिड में एक रिसर्जेंस की बात करें, या फिर करीम बेंजेमा की पिछले 30 साल में सबसे तेज हैट्रिक की बात करें ला लीगा में। उसके बाद अगर हम मैनचेस्टर यूनाइटेड के एक बहुत ही टायर्ड और एम्बैरेसिंग डिस्प्ले की बात करें, जिसका ब्लेम डेफिनेटली एरिक टेन हैग पे जाना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर ग्राहम पॉटर को सैक कर दिया गया। ये कह सकते हो कि अभी तक जो चेल्सी थी वो इनएविटेबल को डिले कर रही थी। मेसी को यहाँ पर बू किया गया और पीएसजी के स्टार यहाँ पर घोस्ट कर चुके हैं। नेपोली को उनके ही स्टेडियम में हरा दिया गया है और अब कहीं ना कहीं पीएसजी टाइटल रेस में पीछे होती हुई दिख सकती है। ओवरऑल भाई फुटबॉल वर्ल्ड में हमारे पास कंटेंट की अगर हम बात करें तो बात करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ है। और इसी के साथ अगर एपिसोड की अगर हम पहली खबर की बात करें तो भाई सबसे पहले इंडियन फुटबॉल की बात कर लेते हैं। और जैसा कि हम अपनी स्टोरी डेवलप करते हुए आ रहे हैं कि यहां पर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन काफी ज्यादा सीरियस है, पर्टिकुलरली केरला ब्लास्टर्स को लेके। तो उन्होंने यहां पर शर्त रखी थी भैया 4 करोड़ का फाइन है अगर एपोलॉजी लेटर नहीं आएगा, वो भी पब्लिक में सॉरी चाहिए, तो यहां पर 2 करोड़ का फाइन और लगाएंगे। और यहां पर जिस तरीके से सीरियसनेस को, आई थिंक मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ 2 करोड़ बचाने के लिए, बल्कि जिस तरीके से सीरियसनेस थी या फिर जिस तरीके से अंदर की पॉलिटिक्स चल रही थी, केरला ब्लास्टर्स को ये लगा कि भैया वक्त आ चुका है कि हमको पब्लिक अपॉलॉजी देनी पड़ेगी। और यहां पर उनके मैनेजर को भी देनी पड़ी है। और केरला ब्लास्टर्स ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में इस चीज को कंफर्म किया कि जो भी हुआ वो यहां पर हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ और वो इस चीज को रिग्रेट करते हैं। और सेम यहां पर कुछ हद तक मैनेजर का भी रहा है। तो लेट्स होप कि भाई ये जो चैप्टर है इसको हम पीछे छोड़ते हैं और आगे का देखते हैं, क्योंकि केरला ब्लास्टर्स बहुत बड़े ऑडियंस को कैटर करता है। तो ना ही एआईएफएफ उसके बिना रह सकता है और ना ही केरला ब्लास्टर्स। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें टाइमलाइन के हिसाब से, सबसे पहले रियल मैड्रिड का मैच आता है। सी दिस इज वाई कार्लो एंसेलोटी ने रियल मैड्रिड की ले रखी है। यस, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। और हम ग्राहम पॉटर वाले किस्से में भी इस रियल मैड्रिड की चर्चा करेंगे और इसी पॉइंट को मैं तुमको एक्सप्लेन भी करूंगा। लेकिन पर्टिकुलरली ये मैच एक प्राइम एग्जांपल है कि क्यों कार्लो एंसेलोटी एट वन पॉइंट इतना डिजास्टर गेम दिखा सकता है। जस्ट 5 मिनट के अंदर ही कुड एक्चुअली ट्रांसफॉर्म दिस रियल मैड्रिड इनटू वन ऑफ द बेस्ट रियल मैड्रिड अंडर कार्लो एंसेलोटी। इतना बैलेंस स्क्वाड। देखो, पहले 10-15 मिनट हमने वैलाडोलिड को इतना कॉन्फिडेंस दे दिया कि उन्होंने 2 मिनट के अंदर मतलब पर्टिकुलरली 1.8 XG के 2 शॉट मार दिए, एक गोल पोस्ट पे और एक जस्ट निक करके, और दोनों ही शॉट्स ने कोर्तोआ को बीट किया था। जस्ट इमेजिन, इस सीजन कोर्तोआ ने सिर्फ 6 क्लीन शीट रखी है, वहीं यहाँ पर लगभग 21-22 क्लीन शीट टर स्टेगन यहाँ पर हिट कर रहा है और अपना ही रिकॉर्ड वो तोड़ सकता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें क्या चीज चेंज हुई, तो चेंज था यहाँ पर प्रेस। देखो, द पॉइंट इज कि रियल मैड्रिड जिस टाइम पे ऑफेंसिव गई, उस टाइम पर यार वैलाडोलिड का जो गेम था वो यहां पर नर्फ हो गया। हम प्रेस की बात करें, चुआमेनी की लाइन ब्रेकिंग पास की बात करें, वहीं लुकास वास्केस के ओवरलैप रन की बात करें, और मैं सही बात बताऊं ना तो कामाविंगा एट लेफ्ट बैक और चुआमेनी क्रूज का यहां पर अगर हम पिवट की बात करें, ये काफी सही खेल रहा है। एंड ऑफ कोर्स भाई यस, देखो सीधी सी बात है, बेंजेमा में बहुत ज्यादा खिसियाया हुआ हूं मैं इस सीजन। लेकिन अगर ये कहना, इस मैच से पहले कोई मेरे को ये कहता कि यार बेंजेमा ने 2 हफ्ते का ब्रेक लिया है, बहुत काम करा है, जिम में मेहनत करी है और अब ही इज एक्चुअली गोइंग टू परफॉर्म एट हिज बेस्ट, और उसके ठीक बाद ही वो अगला 7 मिनट में हैट्रिक मार रहा है, तो मैं तो भाई भरोसा करना चाहूंगा इस चीज पे। एंड लिटरली भाई लाइक ये हैट्रिक ने अब उसको सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर बना दिया ला लीगा में, 14 गोल के साथ, और 17 के साथ यहाँ पर लेवेंडोव्स्की है। सो क्या पता भाई, जैसे कार्लो एंसेलोटी कहता है फाइनल स्ट्रेच में, क्या पता सही में रियल मैड्रिड ये क्लिक कर जाए और ये जो 4-2-3-1 है जहां पर विनीसियस विथ होल्ड करेगा। एंड ऑफ कोर्स जिस टाइम पे पूरा रियल मैड्रिड का फैन बेस, अगर हम बात करें स्टेडियम की, विसल कर रहा था जब उनको लगा कि वैलाडोलिड यहां पर कॉन्फिडेंस में आ रहा है, उस टाइम से विनीसियस जूनियर था ऐसा जिसके पास बॉल आते ही तो यहां पर उसको सराहाया जाता था, उसको यहां पर अप्रिशिएट किया जाता था। ही इज द वन जो कि लेफ्ट विंग संभालेगा। उसके बाद अगर असेंसियो की बात करें जो कि काफी अच्छे नंबर्स पुटअप कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन में मदद मिलेगी। बेंजेमा अगेन वो कनेक्टिविटी में तो कभी यहां पर डाउट किया ही नहीं गया, बस उसकी गोल स्कोरिंग फॉर्म, और वो भी उसने आज दूर कर दी। दिस चुआमेनी एंड अगर हम बात करें यहाँ पर टोनी क्रूज की, जिसका पहला 10 मिनट खराब था, लेकिन उसके बाद तो भाई जिस तरीके से रियल मैड्रिड ने खत्म करना स्टार्ट किया ना रियल वैलाडोलिड को, दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड सबसे अच्छी चीज पॉकेट में जो रॉड्रिगो खेलता है ना, हिज IQ, हिज ड्रिबलिंग एंड हिज जो पॉकेट में जो बहुत कम स्पेसेस में ना, जिसको बहुत कम स्पेसेस की जरूरत होती है, वो गेम मेरे को पर्टिकुलरली काफी ज्यादा पसंद आया। भाई
सही बताऊं तो ऐसा ही स्कोर लाइन और ऐसी ही परफॉर्मेंस चाहिए थी बार्सिलोना से मैच के जस्ट पहले। और अब कहीं ना कहीं हम कोपा देल रे में एक टर्न अराउंड तो देख ही सकते हैं, पर्टिकुलरली तब जब बार्सिलोना खुद अपनी प्रॉब्लम से काफी ज्यादा घिरी हुई है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अपने नेक्स्ट मैच की, वो आते हैं पर मैनचेस्टर वर्सेस न्यूकासल यूनाइटेड। सी आई थिंक द पॉइंट कि जब आप इतने बड़े फैन बेस को कैटर कर रहे होते हैं ना, जैसे मैनचेस्टर के फैन बेस की बात करें, ग्लोबली इतने सारे ओपिनियंस को हम सुनते हैं, तो वहां पर एक प्रॉब्लम आ जाती है कि जब आपको क्रिटिसाइज करना होता है तो लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर ये एंटी एंड टेन हैग है। जब आपको यहाँ पर उसको क्रिटिसाइज नहीं करना होता तो ऐसा लग जाता है कि भाई या तो ये तो क्रिटिसाइज नहीं कर पा रहा इसको, तो ये तो इसका मतलब टेन हैग का दल्ला है या फिर टेन हैग की चाटता है। सी द पॉइंट इज कि आई थिंक अगर आप नेट गेन का देखोगे तो ऑफकोर्स कोई कहेगा ही नहीं कि टेन हैग का ये मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला जो सीजन है वो फेलियर है। ही हैज लाइक वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाले सागा की बात करें, इसने अपनी पोजीशन को बढ़िया संभाला। उसके बाद अगर हम यहाँ पर लाइक साइनिंग्स, लैक ऑफ साइनिंग्स की बात करें, वहां पर भी संभाल लिया। कासिमिरो को इंटीग्रेट करने की बात थी, वहां पर भी बढ़िया करा। उसके बाद यहाँ पर एक ट्रॉफी भी दे दी और अब यहाँ पर अच्छे खासे मोमेंटम पे भी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही स्मूथ रहा है, बम पाए, चाहे आप लिवरपूल 7-0 की बात करो, यूनाइटेड सिटी 6-2 की बात करो। इसके बाद अगर हम न्यूकासल यूनाइटेड के इस गेम की बात करें तो ये भी एक बड़ा डेंट तो है। डेंट इसलिए क्योंकि अगर आप मैच स्टार्ट होने से पहले इंटरव्यू में ये कहोगे कि अब हमारा असली सीजन स्टार्ट हुआ और आप ठीक 2 घंटे बाद आके ये मुंह बना दोगे कि भैया हम तो पहले ही हार गए, हम तो गेम हार गए, तो सॉरी उसके लिए, देन यू डिजर्व अ क्रिटिसिज्म। और क्रिटिसिज्म तब भी जब आप अपने वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स को अगर आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, चाहे हम वरान की बात करें, चाहे लिसांद्रो मार्टिनेज की बात करें, उसके बाद एंटनी को आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो और आप वेगोस के नंबर्स पे अब कहीं ना कहीं सवाल नहीं खड़े करोगे, तो भैया क्रिटिसिज्म तो बनता है। देखो टेन हैग की अगर हम सब्स्टिट्यूशंस की बात करें, वो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट इतना नहीं है। उसने बहुत टाइम पे प्रूव किया है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में उसने ये चीज़ इंप्रूव की है, लेकिन ये चीज़ अभी भी कह सकते हैं कि इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है सब्स्टिट्यूशन। बट ये कहना कि सिर्फ यूनाइटेड की गलती के चलते न्यूकासल जीत गई, 65-60th मिनट तक आई थिंक न्यूकासल यूनाइटेड स्कोर लाइन 0-0 था, बट न्यूकासल प्लेड रियली गुड। अगर हम इसक की बात करें, अगर हम विलॉक की बात करें, एलन सैन-मैक्सिमन का भी टिपिकल प्लेयर गेम था यहाँ पर कि बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं था, बट वो डिएगो डालो की ले पा रहा था। भाई डेविड दे के शॉट सेविंग काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, बट अगेन द पॉइंट इज की स्ट्रक्चरल डिफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। अब देखो मैं इस चीज़ को मना नहीं करूँगा, लेकिन मेरे को इस चीज़ से भी प्रॉब्लम है अगर कोई कंप्लीटली ये कहते कि कासिमिरो के ना होने की वजह से यूनाइटेड की ये परफॉर्मेंस आई है, विच इज़ बहुत गलत है। कासिमिरो के साथ भी हमने गंदी परफॉर्मेंस दी है, और वो इसलिए क्योंकि प्रॉब्लम स्ट्राइकर के पीछे अगर आप जाओगे तो मिडफील्ड में कासिमिरो आता है, यस, तो पीछे एरिया तो है जहाँ पर कंसर्न है, लेकिन कासिमिरो से भी अगर आप पीछे जाओगे, या फिर मैं कहूँगा सबसे ही पीछे जाओगे, तो कंसर्न तो वहाँ पे है। अब डेविड दे की शॉट स्टॉपिंग सबसे ज़्यादा सराही जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जो बिल्डिंग आउट फ्रॉम द बैक की अगर हम बात करते हैं, या फिर बॉल पे कितना कंफर्ट होता है, वो वहीं से खराब हो जाता है। तो न्यूकासल को जो पता है कि डेविड दे पे जितनी भी बार बॉल जाएगी वो घूम फिर के उनके पास ही आनी है, तो ऑलरेडी साइकोलॉजिकली और टैक्टिकली आप हार जाते हो। लेकिन डेफिनेटली भाई टॉटनम की बात करें और अब न्यूकासल भी, तो भाई न्यूकासल टॉटनम यूनाइटेड को सीरियसली टॉप 4 से बाहर कर सकते हैं उस टाइम पे, या फिर उस मोमेंटम में, उस ग्लोरी रन में, या फिर उस टेन हैग के यूनाइटेड को बाहर कर सकते हैं, जिसके चलते ये भी कहा जा रहा था कि शायद से सिटी को भी पीछे छोड़ सकती है ये यूनाइटेड। तो बहुत बड़ा एक सवाल है जो कि टेन हैग को आंसर तो करना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं थोड़ी सी यहाँ पर पीएसजी की। तो भाई पीएसजी अपना 8वां मैच हार चुके हैं 2023 का, 18 में से 8 मैच हार चुके हैं। तुम सोच सकते हो पीएसजी का एक मैनेजर हो और वो 8 मैच हार जाए और वो फिर भी बना रहे, वो भी तब जब उसके पास लियोनेल मेसी और एम्बापे जैसे प्लेयर हो। अब देखो इस चीज में कोई दोहराए नहीं है कि गाल्टर की परफॉर्मेंस यहाँ पर काफी ज्यादा खराब है, लेकिन एट द सेम टाइम इस चीज में भी कोई दोहराए नहीं है कि यहाँ पर जो पीएसजी के सुपरस्टार्स यहाँ पर शाइन करते हैं वो भी अपने आप को शोकेस नहीं कर पा रहे। चाहे हम लियोनेल मेसी की बात करें, चाहे हम एम्बापे की बात करें, ये टीम नहीं चल पा रही है साथ में। गाल्टर के इंटरव्यू को मैंने वर्ड बाय वर्ड पढ़ा है, वो इस चीज को नहीं मान पा रहा, लेकिन है वो कहना चाह रहा है, लेकिन वो इस चीज को कह नहीं पा रहा है, उसकी फटी पड़ी है। और सही बात बताऊं तो इतनी पावर उस पर है भी नहीं। देखो सीधी सी बात है, अगर हम बात करें, मैंने वो गेम देखा लगभग 50 मिनट तक, तो 45 मिनट तक तो मैंने पूरा ही देखा। उसके बाद वो लुइस कैंपस वाले चिल्लम चिल्ली होने लगी, विसल करने लगे, जिस पर अभी मैं चर्चा करेंगे। लेकिन मेरे को इस चीज समझ नहीं आती कि यहाँ पर जो पीएसजी के प्लेयर्स है ना, कभी कभार ऐसा लगता है कि वो डिसग्रंटल्ड हैं, कि उनको ही नहीं पता कि हमें करना क्या है। पॉइंट यहाँ पर यह है कि आप लीग 1 में आगे हो, आपको पता है, लेकिन आप यहाँ पर कहीं ना देखो
लीग वन अगर आपकी डोमेस्टिक लीग में लीड होती है तो एक आप एक्सट्रीम बारसा होते हो और एक आप एक्सट्रीम पीएसजी होते हो। बारसा वो टीम है जो कि अपनी लीड को बॉटल नहीं करेगी और पीएसजी वो है जो कि बॉटल करती हुई दिख रही है। तो ये दो प्लेयर है, तो हमेशा इस वाली साइड आना, इस वाली साइड मत आना। द पॉइंट इज कि यहाँ पर भाई लेंस है, नीस है, सबके सब जो कंपटीटर है लीग वन की टेबल में वो यहाँ पर काफी ज्यादा क्लोजअप आते हुए दिख रहे हैं और इनके साथ ही मैच है। ऐसे में गाल्टर के साथ सीजन तो एंड करना है, ऐसा ना हो कि सीजन एंड करने का डिसीजन इतना खराब हो जाए कि यहाँ पर आप लीग वन की टाइटल से भी हार जाओ, तो तब तो आप लियोनेल मेसी को कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल भूल ही जाओ। खैर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की बात आ रही है तो परफॉर्मेंस तो बैंक एवरेज थी। परफॉर्मेंस तो लग ही रहा था कि इनको पता तो है ही नहीं कि करना क्या है, चाहे हम डिफेंस की बात करें, मिडफील्ड की बात करें या फिर अगर हम बात करें यहाँ पर अटैकिंग की। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की बात आ रही है और इसमें आप पीएसजी अल्ट्राज यहाँ पर लियोनेल मेसी को विसल कर रहे हैं तो बड़ा सवाल तो खड़ा होता है। चाहे हम बात करें लॉरेंट ब्लैंक की, चाहे हम बात करें यहाँ पर थियरी हेनरी की, तो सबने ये चीज़ ही कहा है कि भैया मेसी डिजर्व नहीं करता। अब इसके दो इंसिडेंट बनते हैं। पहला तो ये है कि पीएसजी अल्ट्राज इसलिए बू कर रहे हैं क्योंकि वो मानते हैं कि मेसी की गलती है। भाई हमने तुम्हें साइन करा है, हम तुम्हें 35 मिलियन दे रहे, तुम हमें चैंपियन लीग नहीं जितवा के लाए। बुलशिट, चूतिया हरकत है बहुत ही। तुम तभी नहीं जीतते, तुम मेसी क्या तुम्हें वो दे दूं, क्या कहते हैं, मेसी, रोनाल्डो, नेमार और ये सारे दे दूं, मैं लुकाकू दे दूं, तुम तब नहीं जीत पाओगे। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि पीएसजी का अल्ट्रास का हमेशा से यही रहता है, मेसी के बाद भी रहेगा, मेसी से पहले भी यही रहता है। एक आधा प्लेयर तो इनको चाहिए ही चाहिए होता है। बेचारा मेसी से पहले यहाँ पर नेमार पिसता था, ये चैंपियन लीग हारते थे, उसके कोई भी बहुत सारे, मैं ये नहीं कह रहा कि मेसी को क्रिटिसिज्म नहीं मिलना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आप 11 प्लेयर्स में से या फिर आप इतने बड़े, आप नसीर खिलाफ ही क्या क्यों नहीं चड्डी फाड़ते, फाड़ो ना यार उसको क्यों नहीं करते। तब अब दूसरी चीज़ ये होता है कि शायद से लियोनेल मेसी का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन वाली बकचोदी चल रही है कि वो बारसा के साथ जा सकता है, तो वहां पर देखो यहाँ पर थोड़ा स्कोप बनता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमने फुटबॉल वर्ल्ड में कभी देखा नहीं फैन बेसिस को बू करते हुए। यस, इफ दे थिंक कि भाई हमारा प्लेयर, हम सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बार्सिलोना की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो वहां पर लियोनेल मेसी को बुक कर सकते हैं। पार्शियली मेरे को लगता है 20-30% ठीक है वो, इसलिए क्योंकि सबसे पहले तो अगेन आपने ही अपना रिलेशन इतना खराब करा है पीएसजी अल्ट्रास की अगर हम बात करें और यहाँ पर पीएसजी सुपरस्टार की बात करें। और दूसरी चीज मेरे को लगती है कि यहाँ पर ऑफकोर्स जो सामने क्लब है जिसके साथ कॉन्टैक्ट आ रहा है वो उसका बिलवेड क्लब है भाई, बारसा है। इट्स लाइक कि कल को यूवेंटस या फिर अल नसर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बू करने लग जाए क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो रियल मैड्रिड जाना चाहता है, फिर रियल मैड्रिड के साथ कॉन्टैक्ट है, तो कट्टा चल जाएगा गांड पे। लेकिन खैर ये चीज तो चलती रहेगी। इसी के साथ अगर बात करें सबसे बड़ी अनएक्सपेक्टेड अपडेट की, तो भैया क्रिस्टोफर थोड़ी है, ग्राहम पॉटर को सैक कर दिया गया है और जो इनएविटेबल हो रहा था वो हो चुका है। सी द पॉइंट इज कि मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर देखो ये तो होना ही था और एक्चुअली में एथलेटिक की जो डिटेल्ड रिपोर्ट आई थी उसको भाई उस पर रिएक्ट करते हुए खुद यहाँ पर अगर हम बात करें सिमोन जॉनसन की, तो उन्होंने कहा था कि मैंने तो एक हफ्ते पहले ही लिख दिया था ये लेटर, ये एक हफ्ते पहले ही मैंने रिपोर्ट लिख दी थी, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया था कि ये जो जीत रहे हैं ना मैचेस, ये बस टाइम निकाल रहा है। शायद से चेल्सी को ये लग रहा था कि अगर ये करता कुछ कर ही जाए तो हम एंड ऑफ द सीजन से देख रहे हैं, लेकिन ये कंफर्म था कि एंड ऑफ द सीजन के बाद ग्राहम पॉटर मैनेजर नहीं रहेगा अंटिल चेल्सी कुछ अच्छा ही बन जाए। क्योंकि सही बात है यार, आप 7 महीने हो, और अगर मैं जनवरी ट्रांसफर विंडो के भी बाद की बात करूं तो 3 महीने आपके पास है और आप अपनी फिलॉसफी नहीं बना पाए। काफी लोग ये कहेंगे कि जो की प्लेयर्स हैं वो यहां पर उसके अगेंस्ट चले गए, तो डेफिनेटली यहाँ पर ग्राहम पॉटर ने ड्रेसिंग रूम लूज कर दिया। बट अगेन आप इन चीज़ों में कुछ कह नहीं सकते। अब जब सवाल ये खड़ा होता है कि ग्राहम पॉटर के बाद सक्सीड कौन करेगा, देखो सबसे पहले अगर मैं सैकिंग पे थोड़ा सा रिएक्ट करूँ तो मेरे को लगता है कि सैकिंग हुई बहुत गलत तरीके से। आप क्रूअल कह सकते हो, गलत तो मेरे को लगता है अप्रोप्रिएट नहीं होगा, क्रूअल आप कह सकते हो, क्योंकि पहली बात तो आपने पैसा बहुत ज़्यादा दे दिया जो कि वो डिजर्व नहीं करता। दूसरी चीज़ ये है कि शायद से ग्राहम पॉटर ने टू सून और मे बी थोड़ा जज करने में गलती कर दी। तीसरी कि भाई ऑफ कोर्स मैं कहूँगा बोहली अपने आप को तो फायर नहीं कर सकता, तो मैनेजर ही करेगा। भाई बोहली की गलती है, क्योंकि यू बिन देयर कि पिछले 7 महीने से तुम्हारी बेट थी कि हम करेंगे। उस टाइम पोचेटिनो भी था, बहुत सारे मैनेजर अवेलेबल थे, लेकिन तुम ग्राहम पॉटर को लेके आए लगभग 50 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट पे। और चौथी चीज ये है कि टूकल को आपने बाहर किया है, और टूकल को सक्सीड करने के लिए आपको अपना दिमाग ना इतना ज्यादा सही लगाना था, क्योंकि टूकल एक ऐसा मैनेजर था जो कि बहुत ओवर था चेल्सी के फैन बेसिस पे। और पर्टिकुलरली अगर हम उसके रिजल्ट की बात करें तो यहां पर उसमें भी उसने काफी डोमिनेट करा था। हाँ, लास्ट के 2-3 महीने में ट्रैक हो गया था, बट आपको अगर उसको सक्सीड करना था तो बहुत ज्यादा दिमाग लगा के और आपने ग्राहम पॉटर को, तो आप वहां पर गलत थे।
और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि ग्राहम पॉटर का जो कॉन्स्टेंटली चेंज करना था सिस्टम को, वो भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ ही रहा है। अब नागल्समैन के यहाँ पर चर्चे आ रहे हैं एट द पॉइंट की डीमार्जियो की रिपोर्ट की बात करें तो वो मानते हैं कि भाई नागल्समैन अभी समर तक जॉब नहीं लेगा, लेकिन तुमको पता है चेल्सी एग्रेसिव रहती है। और यहीं पर ही मैंने तुमको कहा था ना कि रियल मैड्रिड का मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि कार्लो एंसेलोटी इतना कंफ्यूज करता है ना अपनी स्टैटिस्टिक्स से। क्योंकि सही बताऊं तो रियल मैड्रिड उसके फिलॉसफी पे कभी खेलती ही नहीं है। रियल मैड्रिड यहाँ पर ये सोच रही है कि कोपा डेल रे चैंपियन लीग में आ गए ना हम, तो कार्लो एंसेलोटी विल स्टे अंटिल 2024, क्योंकि कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर नहीं जीते तो इमरजेंसी में हमको मैनेजर लेके आना पड़ेगा। अब इस चक्कर में होता ये है कि कार्लो एंसेलोटी का जो डिस्प्ले है वो इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि आप समझ नहीं सकते कि यार ट्रॉफी आएगी कि नहीं आएगी। जैसे चेल्सी में उनको पता है कि नहीं आएगी तो वो कर दिया, बायर्न है उनको पता है कि यार इसके अंडर हमको नहीं चाहिए और ये फिलॉसफी हमको नहीं चाहिए, ये टैक्टिक्स हमको नहीं चाहिए, ये जितवा दे, लेकिन तो नागल्समैन को बाहर कर दिया। अब कार्लो एंसेलोटी की इतनी अनप्रिडिक्टेबल है कि यार मेरे को पता ही नहीं है कि यार ये गेम प्ले है तो गंदा, कभी अच्छा भी है, लेकिन अल्टीमेटली ये ट्रॉफी देगा नहीं देगा ये तो भैया एंड ऑफ द सीजन तक पता चलेगा, और तब तक मैनेजर निकल लेंगे।